मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मूलचंद श्रीवात्री, गुड मॉर्निंग। और बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा की बुक में अपन देख रहे हैं, उसमें नेचुरल डिजास्टर सर जी गुड मॉर्निंग। और उसका मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बुक है वो पेज देख सकते हैं 130। अनिया शुक्ला सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शैन मंसूरी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनोडिया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेचुरल डिजास्टर अपना चल रहा है। और नमस्ते नागेश जी। और उसी में अपन ने फ्लड या बाढ़ के बारे में देख चुके थे और उसका मैनेजमेंट देख चुके थे। आज जो है वो बाकी नेचुरल डिजास्टर, जिसमें अर्थक्वेक, भूकंप, महामारी, चक्रवात या टोरेंडो, समुद्री तूफान या साइक्लोन और बाकी जो हैं जिसको अपन हिमस्खलन, ज्वालामुखी, सूखा, इनके बारे में भी देखते जाने के उपाय देखेंगे कि इसको अपन कैसे बचे रह सकते हैं या क्या उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। और जल्दी से ज्वाइन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेट चल नहीं रहा है, हॉट स्पॉट से चला रहा है, तो इसी कारण थोड़ा सा अपन को जल्दी करना। गुड मॉर्निंग सर। ताकि अपना 45 मिनट का लेक्चर लगभग 1 घंटे का उसको अपन कर सके। मॉर्निंग वैष्णवी। और लगभग 50% लोग जुड़ चुके हैं। तो पेज नंबर विमल कुमार जी 130 है, 130, उस पेज पे आप देख सकते हैं। और सेकंड फ्लड के बाद अपन शुरू करते हैं। जैसे कि जो भूगोल के छात्र रह चुके हैं, भूगोल जिन्होंने पढ़े हैं, उसके मुताबिक अपनी जो पृथ्वी है वो कई लेयर से मिलके बनी हुई है। इसमें जो चट्टानें रहती हैं हार्ड, पहले तो मिट्टी रहती है कम से कम 20 फीट तक नीचे। अफजल भाई माइक करें। गुड मॉर्निंग सर। और 20 फीट, गुड मॉर्निंग, 20 फीट के बाद जो है वो नीचे जाने पे फिर परत दर परत शुरू होती है। उसमें जो लेयर है पत्थरों की लेयर। और जैसे पुराना इतिहास मिलता है कि पृथ्वी में भूकंप पहले आते थे, तो भूकंप के कारण जो है वो लेयर बनती गई और वो लेयर अलग अलग पत्थरों की रहती है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, और वो पत्थर को ही काट के और मिट्टी को हटा के वो पानी निकाला जाता है। और नीचे जाने पे वो लगभग
अगर जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है भी पानी मिलता है बहुत नीचे पृथ्वी के अंदर, तो ये लेयर्स जो है ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं जुड़ी रहती, पूरी ऐसी नहीं जुड़ी रहती, वो ऐसी जुड़ी रहती है एक दूसरे के ऊपर, नॉट सीक्वेंस वाइज, इट इज ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप करती हुई जुड़ी रहती है। और ये लेयर जब आपस में खुलती है लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो मकान बने हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है, और सभी को भूकंप का देखने का अनुभव है कि किस तरह से जमीन जो है वो हिलने लगती है। नेपाल में अभी 2016 में और सन 2000 में 26 जनवरी 2000 में गुजरात में जो भूकंप आया था उससे सभी लोग परिचित हैं। जो लोग परिचित नहीं है तो वो नेट में या गूगल में करके देख सकते हैं अर्थक्वेक इन गुजरात। तो इतनी हालत उसमें खराब हो गई थी, पृथ्वी पूरी जो है वो नीचे धंसने लगी थी। तो ये भूकंप के विषय में अपन पढ़ते हैं, करता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों के एक दूसरे से टकराने के कारण होता है, जिससे परतों के ऊपर बसे हुए शहर या गांव में जान माल का नुकसान होता है। ये नुकसान मुख्यतः इमारतों के टूटने, उसके मलबे में दब जाने के कारण होता है। सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2000 को भारत के गुजरात राज्य के कच्छ एवं भुज क्षेत्र में आया था। ये इतिहास भी बताए कि भारत में भूकंप आया था, और इसके ये क्षेत्र डिसाइड रहते हैं कि कहाँ की परतों का जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट है, तो वहां पर विशेष सावधानियों की जरूरत रहती है। उस प्रकार से नेपाल से जब लगे हुए पार्ट रहते हैं तो दिल्ली और एनसीआर, पूरा यूपी का जो नोएडा वाला क्षेत्र है, वो सभी भूकंप के जद में आता है। और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर छोटे छोटे भूकंप कभी कभी आते रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से पता लगता है कि खंडवा जो जिला है एमपी में, उसके पास एक छोटा गांव है पंधाना, और पंधाना के पास अक्सर भूकंप आते रहते हैं छोटे। और भी कई ऐसी जगह है अपने भारत में जहां पर कि भूकंप आते रहते हैं, तो उनमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए वो अपन देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले तो बता दें कि जापान में, पूरे वर्ल्ड में जापान में सबसे ज्यादा वो इस तरह से बसाट है कि वो वहां पर भूकंप आना कॉमन प्रॉब्लम है। तो वहां के लोगों ने क्या तैयारी किए हैं उसी हिसाब से अपन बताएंगे। वहां के जो लोगों ने मकान जो है वो सीमेंट लोहे के ये बनाना बंद कर दिए। वे जितने भी मकान बनाते हैं वो लकड़ी के मकान बनते हैं, प्लाईवुड के मकान बनते हैं, और किसी व्यक्ति के ऊपर दीवार गिरे और प्लाई गिरे, इनमें अंतर रहता है। प्लाई से चोट वगैरह लग सकती है, पर दीवार से वो दब जाता है और उसको हटा भी नहीं सकता, और अगर वो मिल गया मलबा हटाते समय तो ठीक है, और नहीं तो दब के कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। तो इस कारण पहला प्रिवेंशन ये है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वहां पर लकड़ी के मकान अथवा झोपड़ी का निर्माण करके रहना चाहिए। कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आ रहे हैं करके। तो अगर कोई ऐसा इलाका पलटिंग करते, और उसके लिए एक लकड़ी की या फाइबर की, जैसे ब्रीफकेस या सूटकेस रहते हैं, इस प्रकार के सूटकेस
और उसके बाद जो है वो जब भी ऐसी भूकंप की स्थिति आती है तो वहां से वो पलायन कर सकता है, जमीनी क्षेत्र में आ सकता है, बिल्डिंग या उन क्षेत्रों से दूर। ऐसा हुआ हो कि जहां पर कभी भूकंप नहीं आया हो, वहां पर भूकंप की स्थिति आ रही है और ऐसा लगता है कि ये गिरेगा पानी में, इसमें उसमें, तो वहीं पे जो आपके पास टेबल रहती है, छोटी टेबल, पढ़ने की टेबल, कुर्सी, गुड मॉर्निंग सर। उसके नीचे टेबल को ऊपर हाथ मानी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो इस प्रकार का प्रिवेंशन रखा जा सकता है वहां पर। और बाकी बनावट वगैरह जो है उस क्षेत्र की, वो अपने घर की, तो वो इस तरह से रखना चाहिए घर बनाते समय ऐसे क्षेत्र, ताकि उसमें वहां पर छुप के और अपनी जान बचाई जा सके। तो ये अर्थ की मैक्सिमम जमीनी इलाकों में। सेकंड है महामारी। अब महामारी जो है वो एपिडेमिक, जिसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद वहां की स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि लोग बाग जो है वो बहुत ज्यादा डरे रहते हैं। पूरा मटेरियल बिखर जाता है, तो मलबा ही मलबा रहता है, चाहे बाढ़ से हो चाहे भूकंप से हो, क्योंकि वो कई दिनों से वर्क किए रहते हैं बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, और गंदगी अलग रहती है, तो गंदगी कुछ लाशें पड़ी रहती हैं जिनको करने वाला कोई नहीं। तब ऐसे में फिर वो महामारी फैलने का डर रहा है 24 से 48 घंटे के बाद, तो वो कहलाती महामारी। तो उसको अपन देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात चूंकि समुदाय का खान पान का स्तर कम हो जाता है, यानी खाने पीने को जो सामान है कम अत्यधिक रहता है, मानसिक तनाव जो मेंटल प्रेशर, ऐसे समय उस स्थान पर पाई जाने वाली बीमारी, वहीं कुछ नई प्रकार की बीमारियों का भी उद्गम हो सकता है। चूंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्थानीय बीमारियों के आंकड़ों के बारे में पूर्व ज्ञान रहता है, अतः नई व पुरानी बीमारियों को समझने में सहायता दलों की मदद कर सकता है। प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक साथ साथ उन्हें पीने के पानी की स्वच्छता की उपयोगिता के लिए शिक्षित करना और शिक्षित करके उनको बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको इस बारे में बताया जा सकता है कि ये महामारी में कौन से रोग पनप सकते, डायरिया, कॉलेरा, हैजा और भुखमरी से होने वाली मौतें, इस प्रकार के रोग पनप सकते हैं। वैसे आजकल जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स इतनी एक्टिव हो गई हैं कि वो कहीं पे भी इतनी ऐसी आपदा आती है तो वो तत्काल 24 घंटे के अंदर पहुंच के और सहायता प्रदान करती है। परंतु उन 24 घंटे के दौरान अगर वो अपने क्षेत्र के आसपास, तो अपन को जो है वो वहां जाके पानी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सूखे जो गुड मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स हैं या बिस्किट्स हैं, उनका वितरण करें और उनको राहत पहुंचाई जा सकती है। सेकेंड महामारी की बात देखते हैं, चक्रवात, या इसी को कहते हैं अपन टॉर्नेडोस या चक्रवात। हवा का एक बहुत बड़ा समूह घूमते हुए आगे बढ़ने की वजह से होती है, उसको चक्रवात कहते हैं। हवा जो है वो घूमती है और वहीं पे जितनी भी चीजें उसके अंडर में आती है वो सबको लपेट के और ऊपर उड़ जाती है। तीव्र गति से घूमती हुई हवा जब तेजी से आगे बढ़ती है तो रास्ते में आने वाले प्रत्येक बड़ी या छोटी वस्तु को अपने साथ उड़ाते हुए ले जाती है, चाहे वह वाहन हो, रेलगाड़ी की पटरियां हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, जानवर हो, ये एकाएक टूटने लगते हैं। घूमती हुई हवा की जो गति है वो 100 से 500 मील प्रति घंटा हो सकती है चक्रवात, और उससे जो है बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स आ जाती है, परंतु ये चक्रवात जो है वो समुद्र किनारे के ऐसे स्थानों पर देखे जाते हैं जो जमीनी क्षेत्र है समुद्र के किनारे। तो उन जगहों पे ये चक्रवात की प्रॉब्लम होती है, जिसको हिंदी में ये चक्रवात ही कहते हैं और टोर्नेडो इसका इंग्लिश में नाम रहता है। ठीक है ना। तो ये भूभाग के अंदर छुपकर और जो दूर अपने से प्रभावित साथ के लोग हैं उनको छुपाकर जो है वो इस समस्या से निवृत्ति पाई जा सकती है। यदि आप ऊपर की मंजिलों में रह रहे हैं, तीसरी चौथी दूसरी, नीचे जो पार्किंग स्थल रहता है या नीचे के मकानों में शरण लेके और टोर्नेडो से बचा जा सकता है, क्योंकि ये चक्रवात जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं और एक ही जगह से उड़ा के कई मीलों तक किसी भी चीज को ले जा सकते हैं। चक्रवात या टोर्नेडो के बाद देखते हैं अपन समुद्री तूफान या साइक्लोन। साइक्लोन जहां पर समुद्री स्थान है से चला रहे हैं तो कोई भी मैसेज आता है, कुछ आता है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ लोगों ने माइक म्यूट खोल लेते हैं तो उसके कारण भी बंद हो जाता है। और माइक या कैमरा अगर किसी का खुला रहेगा तो उससे बार बार ये डिस्टरबेंस होगा, तो इसलिए ध्यान रखें। समुद्री तूफान या साइक्लोन उन क्षेत्रों में जहां पर जमीनी समुद्र लगा हुआ है, वैसे तो सभी जानते हैं, पर भौगोलिक हिसाब से अगर देखें तो ये उड़ीसा से शुरू होता है। उड़ीसा के जो समुद्र किनारे क्षेत्र है वहां से फिर ये कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाता है, केरल फिर ऊपर उठते हैं तो गोवा आ जाता है, फिर गोवा से महाराष्ट्र में बॉम्बे का जो क्षेत्र है वो पूरा समुद्र से लगा है। फिर बॉम्बे के ऊपर अपन आते हैं तो गुजरात वाला क्षेत्र पूरा समुद्र से लगा है। गुजरात से ऊपर फिर मतलब नीचू शेप का जो समुद्र है उन क्षेत्रों में किया गया है। समुद्र के पास बहने वाली हवाओं में तूफान आता है और जैसे जो लोग समुद्र किनारे जा चुके हैं उनको मालूम है कि समुद्र का पानी बार बार किनारों पे आता है, फिर अंदर जाता, फिर किसी वो पानी को बहुत अंदर तक बहा के ले गई थी और उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था जापान जैसे क्षेत्रों में, जहां पर कि समुद्र के बिल्कुल किनारे ही उन्होंने सब बस्तियां समुद्र के पास बहने वाली हवाओं में तूफान आता है। बहने वाले हवाओं में अचानक हुए दबाव या परिवर्तन के कारण होता है, जिससे हवा के साथ साथ पानी भी तीव्र गति से बहने लगता है। समुद्र से होता हुआ और विनाश का कारण बनता है। 1977 में तटीय आंध्र प्रदेश में 10 मीटर प्रति घंटे की दर से समुद्री तूफान आया था जो 10 मील तक अंदर पहुंच गया, जिससे बहुत ज्यादा जान आवाज बंद है सर।
ऑडियो वीडियो दोनों बंद। उन्नीस सौ 77 में फिर से ज्वाइन हो गए। तटीय आंध्र प्रदेश में 10 मीटर प्रति घंटे की दर से समुद्री तूफान आया था, जो 10 मील तक अंदर घुस के और बहुत सारे रहवासी जो इलाके थे उनमें पूरा पानी घुस गया था, जिससे जान माल की बहुत ज्यादा हानि हो गई थी। ये अपन को उसमें देखना पड़ता है। अब इसमें तूफान के समय तीव्र बचाव कार्य अनेक जिंदगियां दी है। तो पहला है, तूफान आने पर तुरंत किसी पक्के मकान में शरण लेना चाहिए, जिससे खिड़की दरवाजे मजबूती के साथ लगे हों, क्योंकि पानी एकदम ऊपर की ओर चढ़ता है और वो घरों में घुस के खाने पीने की चीजें या पलंग खटिया गीला कर सकता है। तो इसलिए किसी पक्के मकान में ऊपर की छत पे ये शरण लेना चाहिए। दूसरा, अपने साथ खाने पीने का और कंबल आदि जो सामान अपने रोजमर्रा का रहता है वो हम पहले ही बता चुके कि इस तरह से रखना चाहिए कि बाद में थक जाता आदमी तो नाइट में या दिन में सोने का काम भी करता है। तो ऐसे में जब तक कि बाढ़ का पानी उतर ना जाए तो कंबल ओढ़ के आराम से सो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पे ठंड भी ज्यादा पड़ती है। और जो ड्राई वाला सामान रहता है, बिस्किट ब्रेड वगैरह, इसका वो इंतजाम करें। अपने आप को पक्के मकानों के जय राम। वो एयर स्टिक का पूरा कितने मारा है? सर आज आवाज बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। नेट न चल पाने के कारण हम हॉटस्पॉट मोबाइल हॉटस्पॉट से अपने को अपन बता रहे हैं। तो उसमें थोड़ा जब भी कोई मैसेज आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसी कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो आवाज आ रही होगी और उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा है, अपने सामान मेज पलंग के नीचे छुपना चाहिए। ये अपन ने भूकंप में भी बताए थे कि इस तरह की कोई अगर समस्या आती है तो पलंग है, मेज है, टेबल है, इसके नीचे छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं और पेशेंट को भी अवेयर कर सकते हैं अपन कि उसके नीचे छुप जाए। बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। बच्चे जो है वो खेलने कूदने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, उनको एक पलंग या एक ठिया बना देते हैं कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना। इस तरह का प्रबंध करते हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
एयर स्टिक है ना? एयर सर स्टिक बट ठीक, क्या बोलते? बट into he is Abraham. फट जाता तो फट जाता। एक पैकेट प्लास्टिक वाली मत देना, लकड़ी वाली। और उसका कारण है नेटवर्क का इशू, और नेटवर्क जो है प्रॉब्लम जा रही है तो हम हॉटस्पॉट से चला रहे हैं, और अगर अब खत्म होती है तो अपन अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो क्लास खत्म कर देंगे, और कल जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मगर अभी क्लास चल रही है और नेट भी चल रहा है तो अपन ये जल्दी जल्दी इसको बताते हैं। समुद्र तट की ओर नहीं जाना चाहिए, अगर समुद्र के किनारे तरफ रहता तो उस ओर जाने की जरूरत नहीं रहती है। यदि आप बाहर हैं तो अपने आप को किसी आड़ में छुपाकर, वस्तुओं से छुपाकर, लोहे की जो खंबे रहते हैं उनसे पकड़कर खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि पानी वगैरह नहीं गिर रहा हो। अगर पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, तो फिर लोहे के वस्तु के नीचे खड़े नहीं रहें, क्योंकि वो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है तो वो उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो समुद्री तूफान आने पर इस तरह किया जाता। मछुआरों को भी सलाह दी जाती है कि वो नाव वगैरह को अपने इसमें अंदर ना ले जाएं मछली पकड़ के। फिर आता है हिमस्खलन या एवलेंचेस कहलाते हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, जब बहुत बड़ा बर्फ का भाग अपने वजन के कारण तीव्र गति से लुढ़कता हुआ जमीनी भाग में आता है तो विनाश करता है, और इससे बर्फीली इलाकों में ये घटनाएं होती हैं। और हमारे को नहीं लगता कि इतने मेंबर में कोई बर्फीली इलाके में रहता हो, तो इस पे ज्यादा जोर नहीं देते। बस ये है कि बर्फीली इलाकों में खुद ही सुरक्षा के बहुत सारे प्रबंध वहां पर बताए जाते हैं, और वो करना चाहिए। जो लोग हिमालय की पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उनको शेरपा की मदद लेना पड़ता है। जो नेपाली लोग रहते हैं शेरपा, वो 1 लाख रुपए प्रति विजिट का लेते हैं, और वो पूरा गाइड करते हुए ऊपर तक जाते हैं। कहीं पे भी बर्फ की धंसान होती है तो वो उसको क्लियर करते हुए जाते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पर जमीन में बर्फ है, अंदर जो है वो मदद करते हैं। समुद्री भागों में कोई अपने यहाँ नहीं है। अब आता है अपन ज्वालामुखी या वेल्केनोस। ज्वालामुखी जमीन से फटके उभरते हैं, वो ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी एक निश्चित स्थान के भूभाग पर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। समय समय पर इन ज्वालामुखियों से पृथ्वी का आंतरिक अर्ध तरल द्रव्य बाहर निकलता रहता है, जिसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से जानलेवा जानमाल का नुकसान कम होता है, पर आसपास के क्षेत्रों की उर्वरकता बढ़ने के कारण घनी बस्ती हो जाती है। वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी से जो लावा है उससे जो चीजें आती हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा वहां पर जो है वो ऐसी उर्वरक की चीजें आ जाती हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुएं। तो कई लोग उसको प्रयोग के तौर पे उस लावा को ले जाके और उन धातुओं को अलग करते हैं, जिससे काफी उनको आर्थिक लाभ पहुंचता है। परंतु गवर्नमेंट ने उस पर भी प्रतिबंध लगा के रखा है। अपने हिंदुस्तान में ज्वालामुखी का कोई ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं है, इसी कारण अपन उसके बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं सकते। बाकी विदेशों में कई जगहों पे जो है वो ज्वालामुखी है, और जीवित ज्वालामुखी। भारत में ज्वालामुखी पहले थे, अब मृत प्राय हो गए हैं, इसी कारण उसको अपन को स्टडी में नहीं आता, बार बार उसको स्टडी अपन नहीं करते। फिर आता है सूखा या ड्राउट। सूखा जरूर अपने भारत में बहुत पड़ता है।
सूखा उसको कहते हैं जो जिन स्थानों पे पानी गिरना चाहिए और उन स्थानों पे पानी ना गिर के और सूखा क्षेत्र घोषित होता है, जिसमें कि एवरेज रेन या अधिकतम बारिश जितनी होना चाहिए या मैक्सिमम किसी फसल के लिए, खासकर धान की फसल के लिए मैक्सिमम बारिश होना चाहिए, तो वो बारिश नहीं होती तो उस एरिया में फिर सूखाग्रस्त घोषित होते हैं। सरकार समय समय पे उनको सहायता पहुंचाती है। सूखा एक मुख्य समस्या है। पानी मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों तीनों के लिए जीवनदायी है। लोगों को पानी की एक एक बूंद की महत्ता बताना और पानी बचाने के तरीके समझाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर गांव में पानी की कमी है तो संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके पानी की पूर्ति कराई जाती है। पीने के पानी को क्लोरीन टैबलेट डालकर या 20 मिनट तक उबाल कर स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांव में उपलब्ध कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालकर पीने के पानी को सुरक्षित बनाया जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल और डोमेस्टिक स्केल, ये तीनों के बारे में हम बताएं कि जो लार्ज स्केल में पानी का उपयोग होता है वो बड़े बड़े टैंकों से जो सोर्स रहते हैं, अपने रिवर है, तालाब है, इन सोर्स से जो है वो पानी आता है पहले, और फिल्टर प्लांट जिस भी जिले में रहते हैं वो फिल्टर प्लांट में संग्रह होता है। तो फिल्टर प्लांट में बड़े बड़े कमरों के आकृति के टांके बने हुए रहते हैं, 5 या 6। तो पहले फर्स्ट वाले टैंक में आता है ये पानी और वहां पर भर जाता है। कुछ समय बाद जब उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है, कचरा नीचे आ जाता है, तब उसको दूसरे वाटर टैंक में ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ कैल्शियम डाला जाता है, जिसको अपन लाइम बोलते हैं। तो लाइम वाटर की मात्रा अकॉर्डिंग टू द वाटर कंटेंट, यानी जितना पानी होगा उसके हिसाब से डाला जाता है। कितना पानी डालना है, लाइम या 100 ग्राम डालना है, ये देख के और उसको डाला जाता है। फिर वो क्लोरीन से होता हुआ तीसरे इसमें आता है, जिसमें कि ग्रेवल्स रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर, रेत रहते हैं, और उनमें जो है वो कचरा छनते जाता है और चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है। चौथे चैम्बर में फिर उसको कुछ 2-4 घंटे के लिए रोकते हैं और फिर वाटर सप्लाई करते हैं। तो इसमें जो है वो लार्ज स्केल में इस तरह पानी का उपयोग किया जाता है। और स्मॉल स्केल में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डाल के या क्लोरीन डाल के और उसको वॉश किया जाता है, बनाया जाता है। तो पर्पस से या घरेलू पर्पस से अगर अपन देखें तो घर में हम छानते हैं पानी को, छानने के अलावा उबालते हैं। उस पानी को कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक उबालना चाहिए, जिससे उसके जो ऑर्गेनिज्म है या छोटे तत्व हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडीज वगैरह उसमें रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है, अपन को नेचुरल दिखाई नहीं देती। परंतु यदि उसको हम जम तो नीचे जो है वो कचरा टाइप जो जम जाता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज रहती हैं, जो नीचे अपन को स्वाद आता था वो स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसे क्लोरीन डाल के इसको रखते हैं। फिटकरी भी डाल सकते हैं, फिटकरी डाल के रख सकते हैं। और लाइम, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन की टैबलेट भी आती है क्लोरीन की, बड़ी बड़ी उसकी बड़ी बड़ी टैबलेट को अपने 1 बूंद पानी में डाल के रख। तो ये ट्रेशन ऑफ वाटर हुआ। अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअली सूखा, तो सूखा से ही बचने के उपाय बता रहे हैं कि अपन यदि मान लो कहीं ऐसी जगह सूखा पड़ने वाला हो कि पानी की मात्रा हो तो किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है। बोरवेल पे पानी है, ये पानी जो है वो सही नहीं है मगर पीना है क्योंकि सूखा पड़ा है, तब तो इसको प्रकार से डोमेस्टिक उसका उपयोग कुछ चीजें डाल के अपन कर सकते हैं। सूखे वाले क्षेत्र ज्यादातर राजस्थान और गुजरात के कच्छ इलाके में देखें तो सूखा पड़ता है, जहाँ पर खेती तो होती है मगर उतना पानी नहीं मिल पाता। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के
लगे हुए बालाघाट और दूसरे जिले जहाँ चावल ज्यादा होता है, वहां पर भी सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। तब ऐसे सूखे से बचने के लिए लोगों को बरसात में ही पानी को सहेजने की जो है वो सलाह दी जाती है। बरसात का पानी जब छत में या जमीन पे गिरता है तो उसको तालाब का फॉर्मेशन करना, तालाब का निर्माण करना, छोटे पोखरों का निर्माण करना, जिससे कि पानी जो है वो रुक सके, एक स्थान पर रुक सके और उसका उपयोग खेती में, सिंचित बागवानी में या सब्जियां जहाँ उगती हैं उसमें किया जा सके। ये इस तरह से कर सकते हैं। और जो लोग शहरों में रहते हैं वो छत के पानी से लेके नीचे एक पाइप डाल के और उसको सम्प टैंक बनाते हैं नीचे, और वो सम्प टैंक जो है वो जमीन में जाता है जिससे कि उनके क्षेत्र में वो पानी रुक सके। अदरवाइज बरसात में ये होता है कि पानी गिरा और बहकर पूरा बाहर चला जाता है नालों में, नालों से नदियों में चला जाता है। उसको अपने यहाँ रोकने के लिए और छत से नीचे लेके एक पाइप लगाते हैं और पाइप के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया जाता है, एक पुरुष यानी लगभग 5 फीट का। उससे ज्यादा नहीं तैयार करते क्योंकि उसमें किसी के गिरने और पड़ने की संभावना हो जाती है इस कारण। और उसके आजू बाजू की दीवार तो टाइल्स लगा देते हैं और नीचे जमीन में जो है वो टाइल्स नहीं लगाते, ताकि वो जमीन में सोखे वो पानी और उस क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ सके। तो इस तरह से सूखे की स्थिति से बचने के लिए ये किया जाता है। दूसरा, ऐसा कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इस समय इस साल सूखा ज्यादा पड़ेगा या अगले साल पानी ज्यादा गिरेगा। ऐसे अगर मान लो किसी ने अनुमान लगाया कि सूखा ज्यादा पड़ने वाला है तो ऐसी फसलों का बुआई करना चाहिए जिसमें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी सब्जियां जैसे चावल है उसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, और यदि मान लो पहले से अंदेशा है कि इस साल पानी कम गिरेगा तो फिर ऐसी फसलों का उपयोग किया जाता है जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है और क्रॉप भी मिल जाता है, फसल भी उग जाती है। उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कोई कृषि पंडित या कृषि विशेषज्ञ जो रहते हैं उनसे पूछकर, और फसलों को लगाया जा सकता है ड्राउट से बचने के लिए, ताकि अच्छी फसल जो है वो मिल सके। तो ये आपदा प्रबंधन के बारे में नेट आज जरा धोखा दे रहा। आपदा से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं अपन देखते हैं कि अगर मान लो ये आपदा बनी रही तो इससे कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती है। क्योंकि अभी नेट चल रहा है तो इसलिए अपने पास 10 मिनट है तो उसमें अपन ये भी देखेंगे। जस्ट मिनट, आफ्टर ड्रिंक कर लें पानी। आज जो है वो नेट वाला आ जाएगा, उससे बात हो गई है तो उसने बोला मैं आज सुधार दूंगा, और संबंध अपन पूरा आपदा का प्रबंधन देखेंगे। परंतु आपदा से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं जो हो जाती है उसके बारे में हम बताते हैं। आपदाएं मुख्यतः अचानक होती है, चाहे वो प्राकृतिक भूकंप, तूफान, बाढ़ हो या मानव जनित वाहन दुर्घटनाएं आ। ऐसे में मानव को बचने का समय नहीं मिल पाता और अचानक होने से तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क काम नहीं कर पाता। अच्छा खासा आदमी भी नहीं पाता कि इसमें क्या किया जाए। इससे ज्यादातर मनुष्य शॉक की स्थिति में चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तालिका के द्वारा अपन समझाते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट प्रभावित होते हैं। 131 पेज पे, जिनके पास बेसिक हेल्थ एंड केयर योगा बुक है, वो 131 पेज पे देखें, एक टेबल बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि मृत्यु जो है वो भूकंप से बहुत ज्यादा, तूफान से ज्यादा और बाढ़ से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। चोट अगर देखें तो भूकंप से बहुत ज्यादा लगती है, तूफान और बाढ़ से ज्यादा चोटें लगती है। महामारी इसमें बहुत ज्यादा भूकंप से ही आती है, बाढ़ से आना चाहिए महामारी, ज्यादा से नहीं आती, बाढ़ से महामारी आती है। बाकी तूफानों ही स्थिति में पलायन यानी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पलायन कहलाता है। तो वो पलायन भी बहुत ज्यादा तीनों का प्रभाव भूकंप से बहुत ज्यादा, भूकंप से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसमें व्यक्ति जो है वो मानसिक संतुलन खो देता है और उसकी जिंदगी में जो है वो कभी कभार ही ऐसा होता है। कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है, अभी जैसे अपन ने कोरोना में देखे, और जिन लोगों की उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है, तो हमारे को नहीं लगता कि किसी ने पहली बार ही ये कोरोना का देखा हो। तो ऐसी स्थिति में वो समझ नहीं पाता कि कैसा क्या करें, जल्दी से जल्दी इस चीज को रेस्क्यू करें, तो उससे प्रभावित होता है। दूसरा, ये समस्या न केवल शरीर को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव छोड़ती है। स्वास्थ्य समस्याओं को देखें तो पहला वातावरण पर प्रभाव, वातावरण या एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपदाओं से आसपास का वातावरण प्रभावित होता है, हवा दूषित हो जाती है, इसका जानवरों और मनुष्य दोनों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। गंदगी और अनुपयोगी पदार्थ जमा हो जाता है, जानवरों के मृत शरीर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं जो महामारी फैल। तो दूषित हो ही जाता है। सबसे ज्यादा संग्रहित अनाज पर पड़ सकता है, जिसका असर बच्चों एवं महिलाओं में होता है। पोषण से अन्य संक्रमित महामारी फैल सकती है और इससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा ये जैसे बता रहा है कि संग्रहित यानी स्टोर करके जो रखा गया है, और स्टोर जहाँ किया गया है वहां अगर मान लो पानी घुस गया, ये गंदगी फैल गई, तो वो पूरा अनाज खराब हो जाएगा। जैसे कि गेहूं को वेयर हाउस वगैरह में रखा जाता है, तो वैसे तो वेयर हाउस जो है वो ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां पर इन सब चीजों का प्रभाव ना पड़े। परंतु ये तो महामारी है, समस्या है। किसी स्थान पर भूकंप आ जाए तो वेयर हाउस पानी गिर जाए या बाढ़ आ जाए तो वो पूरा खराब हो जाता है, जिससे कुपोषण की समस्या हो जाती है। खासकर बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं पाता। बच्चे जो है वो अनाथ हो जाते हैं कई ऐसे परिवारों में, और उनका कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनको ले नहीं जाता। ये समस्याएं हो जाती हैं। मानसिक बीमारी या मेंटल हेल्थ देखें, आपदाएं चूंकि बिना बताए अचानक आती है, इसके लिए हम तैयार नहीं होते, अतः मानसिक दशा पर सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है। लोगों में एक भय, चिंता, तनाव का माहौल व्याप्त हो जाता है। ये भय चारों तरफ से हुई जान माल की हानि से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा संवेदनशील लोगों में मानसिक विकृति की जाती है और लोग पागल तक हो जाते हैं। कई ऐसे देखे हैं लोग जिनकी पूरी फसल की फसल बर्बाद हो गई। किसी ने फसल में 2 लाख लगाया रहता है, किसी ने 1.5, 80,000, 20,000 ऐसे लगाए रहते हैं, और जब फसल नष्ट होती है तो उनको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विकराल समस्या आ जाती है और वो पागल भी हो जाते हैं। कई बार देखे होंगे कि सुसाइड की स्थिति में भी आ जाते हैं। सैन मंसूरी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? हाँ, भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफी रहती है, एक सिस्मोग्राफी। तो ये सिस्मोग्राफी में जो जैसे ईसीजी में चलती है लाइन, वैसी इसमें एक लाइन टाइप की चलती है, और उसका माप ऊपर नीचे जो, अगर वो सिस्मोग्राफी में यानी जमीन के परिवर्तन 5 से ऊपर जा रहा है तो उसको अपन फिर भूकंप की स्थिति में गिनते हैं। उसका अंदर का मूवमेंट वो कहलाता है सिस्मोग्राफी। भ्रामक बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। सेल कम्युनिकेबल डिसीज देखते हैं। थैंक यू सर। सर, इसे रिक्टर स्केल पे कहा जाता है? हाँ, नहीं, वो नापने की अलग अलग हैं। जैसे हवा का दबाव आ रहा तो बैरोमीटर से नापते हैं, और इसका आ रहा है तो सिस्मोग्राफी के नापते हैं। तो वो अपन आगे है इसमें चैप्टर की किस किस जगह पे मशीन का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जो लोग ये इसका वो देखते हैं मौसम विभाग वाले,
तो वो उनके पास ही ये यंत्र रहते हैं, काफी महंगे आते हैं और एक ही स्थान पे लगे रहते हैं और वो लोग नाप सकते हैं। अपन को उसकी सिर्फ जानकारी भर रहना चाहिए। तो वो जानकारी हम आगे बताएंगे ना इसमें कि किस तरह से उसको नापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर कृत्रिम आपदा क्या है? कृत्रिम आपदा का मतलब होता है कि ऐसी आपदाएं जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि आग का निर्माण, आग जो है वो लग जाना, वो प्राकृतिक से नहीं लगती, कहीं पे लापरवाही की वजह से या फॉल्ट होने की वजह से मीटर में या जो लगे रहते हैं खंबे वगैरह, तो उसमें अगर मान लो फॉल्ट हो गया या कहीं पे अगर मान लो कुछ खाना पीना बन रहा है तो उससे आग लग जाए तो कृत्रिम के अंतर्गत आती है। और मनुष्य के द्वारा जो बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं और उसका मेंटेनेंस नहीं है और वो अचानक गिर जाए तो वो उसके मनुष्य की वजह से होती है। फैक्ट्रियां, जैसे ये अभी भोपाल का हमने बताया थे मिक्स जो मिक गैस रहती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से निकली और हजारों लोग मर गए। तो ये हाँ, तो ये कृत्रिम आपदाएं कहलाती। सर ये जो कोरोना वायरस हुआ था संक्रामक बीमारियां सुनने में आया था सर, प्रैक्टिकल के दौरान हुआ था। थैंक यू के बाद होती। हाँ, महामारियां कुछ समय बाद फैलती हैं। ये मुख्यतः अचानक इमारत के पहले ढहने या दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जानवर या मनुष्यों को बड़ी संख्या में जान माल का हानि होती है। जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवी मृत शरीर पर भक्षण के लिए बैठ जाते हैं और सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। सड़ने से महामारी फैलती है जो सभी लोगों को प्रभावित कर सकती है। तूफान से क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें क्रश इंजरी वगैरह की हो जाती है। क्रश इंजरी मतलब कि खोपड़ी के ऊपर कोई पत्थर गिर जाए तो क्रश इंजरी में आता है। इसी प्रकार बाढ़ में जो है वो एकदम से तापमान ज्यादा या कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया, जिसके कारण भी परेशानी हो जाती है। जो है क्रश इंजरी, सड़क का टूटना, बहुत उभा का अंदर चला जाना, ये सब समस्याएं आ सकती है। तो ये अपन ने जो है वो कृत्रिम और प्राकृतिक ये दोनों के बारे में समझे। अब जो है वो अपना समय हो गया है, कल अपन देखेंगे आपदा का प्रबंधन, और नेट अच्छे से सुधर जाएगा तो बीच बीच में डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेशन आ रहा है और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, तो अपन क्लास मैंने खत्म जो फॉर्मूला सेंड करा था आपको R बराबर H/V, तो सर R का तो फॉर्मूला पता है मुझे कि जोखिम का कारण होता है, बाकी H और V का क्या होता है? फार्मूला का तो नॉलेज नहीं है हमारे को, अगर कोई मित्र इनमें से बता सके तो बता दे। मित्र आज आए नहीं, वो बताता रहता है। तो इसका थोड़ा डिटेल से मैं जानना है। जैसे R का मतलब होता है इसमें जोखिम करके खतरे, जैसे इमारत का गिरना, और H का मतलब होता है स्थान, और V का मतलब अखंडता, लेकिन उसका थोड़ा डिटेल से मैं जानना है। ठीक है, RHV ना? यस यस सर। हाँ ठीक है, हम इसमें बुक में स्टडी करके और तुम्हारे को कल उसका आंसर देंगे, है ना? RHV को R इक्वल टू कुछ रहता है क्या? सर R बराबर फार्मूला बताओ। H/V। ठीक है, R इक्वल टू H/V। ठीक है, यस सर। हम उसको देख के बताएंगे। ठीक है ना? तो आज अपन यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। सभी को गुड डे। ओके। कट गया।